सो टुडे इज 10th ऑफ सितंबर और G20 मीट का एंड हो चुका है जो दिल्ली में चल रही थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट रहा इंडिया के पर्सपेक्टिव से और ऑफकोर्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमारे लिए कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया वाज होस्टिंग दिस मीटिंग। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वी मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस। यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चन अबाउट G20। समझते हैं इसको अच्छे से। इसमें जो टॉपिक है दिस इज G20 सक्सेसफुल फॉर ग्लोबल cooperation? But before going into this topic, we are going to take some point about G20। क्या है G20 इसको समझते हैं। जिसको पता है G20 क्या है वो वीडियो को स्किप कर सकता है। It will take 3 to 4 minutes. So let's come to G20। G20 फॉर्म हुआ है 1999 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में। तो यहाँ से ही आपको पता लग रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में हुआ जिससे फाइनेंशियल सिस्टम दोबारा से वर्क कर सके। इट मीन्स इट इज एन इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म जहाँ पे इकोनॉमिकल इशू डिस्कस होते हैं और वर्ल्ड में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, इस वजह से G20 वाज क्रिएटेड। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि G20 इज एन इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म। सेकेंड, G20 कंट्रीज में 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आता है, 80% जीडीपी आता है, 75% ग्लोबल ट्रेड आता है। दीज परसेंटेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं इस तरीके से करके कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 की होती है, मोर देन 3/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी G20 की होती है। किसी भी एंगल से देखें ना, तो आपको ये टर्म भी पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट परसेंटेज। यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस टर्मिनोलॉजी इन योर मेंस आंसर राइटिंग। और G20 से पूछा जाता है इंटरनेशनल लिस्ट। ओके, नाउ कम टू द मेंबर्स। मेंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंबर्स से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया है कि इनमें से कौन मेंबर्स हैं। तो देखते हैं मेंबर्स कौन कौन से हैं। यू कैन रिमेंबर दिस, मैप के थ्रू समझ लेते हैं। कनाडा, यूएस, मैक्सिको फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, 3 कंट्रीज। देखिए, इफ यू हैव मैप इन योर माइंड तो यू कैन जस्ट फिट दीज कंट्रीज इनटू मैप। बहुत आसान हो जाता है लर्न करना। जैसे यहाँ पर कनाडा, यूएस, मैक्सिको इन नॉर्थ अमेरिका। उसके नीचे आप आएंगे तो ब्राजील, अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका। तो ये 5 कंट्रीज तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की होगी। नाउ कम टू यूरोप। यूरोप में क्या है? यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी। इटली, जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड 1 EU भी इसमें आता है। सो दीज आर 5: इटली, फ्रांस, जर्मनी, EU, यूके। देन कम टू एशिया। रशिया, टर्की, इंडिया। सो यू कैन मैप इन योर माइंड की अच्छा रशिया, टर्की, इंडिया में है। देन नीचे सऊदी अरेबिया, मिडिल एशिया से, और अफ्रीका से एक कंट्री थी, वो अब तक मतलब थोड़ा चेंजेस पड़ेंगे हम जो इसमें, साउथ अफ्रीका। तो ये हो गया। उसके अलावा इस साइड में देखें तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर 20 कंट्री। उसके अलावा कुछ गेस्ट होते हैं, इनको इन्वाइट करा जाता है। 1 इज स्पेन जो कि परमानेंट गेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा गिनी, सेनेगल, वियतनाम, सिंगापुर और इधर नॉर्वे वगैरह, इनको भी गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। मेन आर 20 कंट्रीज, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि कितनी कंट्रीज हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर इफ यू हैव मैप दिस इन योर माइंड। मैप में फिल करने का ट्राई कीजिए में। बाकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, हर साल किसी दूसरे मेंबर पे जाती है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब एक टर्म आई है इसमें, ट्रॉइका। इसमें लिखा हुआ मत देखिए, थोड़ा सा पुराना है ये। ट्रॉइका क्या होता है? वो 3 कंट्रीज जो कि G20 को मीटिंग को होस्ट करती हैं, जो प्रेजेंट में कर रही है, जिसने पास्ट में किया है, जो फ्यूचर में करने वाली है। तो इफ आई टॉक अबाउट 2023 इस साल, तो इसके ट्रॉइका की बात करें, लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने करा था होस्ट, दिस ईयर इंडिया कर रहा है, एंड नेक्स्ट ईयर ब्राजील करने वाला है। तो ये 3 कंट्रीज बनाएंगी मिलकर ट्रॉइका। तो ये तो पुराना हो गया, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील, ठीक है। तो ट्रॉइका टर्म कहाँ की है पूछा जा सकता है। बाकी इनका काम क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस पर ध्यान देना, ग्लोबल इकोनॉमिकल एजेंडा। ओवरऑल यू मस्ट रिमेंबर कि इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है G20, दैट्स इट। नाउ कम टू अवर आर्टिकल। तो क्या सक्सेस है G20 ग्लोबल कोऑपरेशन में? क्या
जितनी भी कंट्रीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनमें सहयोग करवाया जा सकता है, जबकि इस समय पे कुछ हीटेड इश्यूज चल रहे हैं, जैसे चाइना का एग्रेशन, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना यूएस राइवलरी, इकोनॉमिकल राइवलरी जो भी कह सकते हैं, उसके अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ इश्यूज हैं। सो इस सब चीजों के बीच में क्या इंडिया सक्सेसफुल बना पाएगा या बना पाया है कुछ हद तक G20 की दिस ईयर की मीटिंग को? स्टार्ट करते हैं अब इस टॉपिक को। कुछ क्वेश्चन रेस करे हैं यूक्रेन वॉर के अलावा भी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे कुछ इश्यूज हैं। व्हाई द समिट इज इंपॉर्टेंट टू इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ग्लोबल साउथ मींस के पर्सपेक्टिव से आपके। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, तो जो डिक्लेरेशन निकला है इस बार की G20 मीट का, उसको बोला गया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। समझते हैं इसको। तो ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड इसका पहले ही बता दिया है, इंडिया ने पहली बार करा है, कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बाकी रशिया चाइना का एक अलायंस बन रहा है, उधर नाटो नई अलग एक्सपेंड कर रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में। इस सब के बीच में एक जॉइंटली सबको एक कमिटेड स्टेज पे लेकर आना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, एंड इंडिया इज होस्टिंग दिस समिट, तो ये चैलेंजिंग टास्क इंडिया के लिए था। क्या टेक अवेज निकले, आई एम गोइंग टू टेल यू इन शॉर्ट, ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, रिपीटेड चीजें हैं। सबसे पहले तो G20 का जो दिल्ली डिक्लेरेशन है इस बार को प्रीवियस से थोड़ा सा अलग हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर जब बाली समिट हुई थी तो उसमें क्या था, रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट अलग से निकाला गया था, जिसमें रशिया के यूक्रेन वॉर को लेकर क्रिटिसिज्म किया गया था। इस बार उस चीज को इरेज कर दिया गया है। मेजर फोकस जिन चीजों पे करा गया है, दीज आर financing, fossil fuel issue, climate change, biofuel alliance, health, digital infrastructure, cryptocurrency regulation. So जितने भी ये टॉपिक हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इनको डिस्कस करने में फोकस किया गया, ना कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, क्योंकि इन जनरल ओवरऑल G20 इज नॉट अ जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है, तो इस पे इकोनॉमिकल इशू डिस्कशन होने चाहिए जो इन सब से कंसर्न होते हैं। उसके फर्स्ट इज दिस चेंज कि इसमें रशिया को क्रिटिसिज्म करने के लिए वो जियोपॉलिटिकल इशू क्रिएट नहीं किया गया। सेकंड थिंग, अफ्रीकन यूनियन को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, एंड दैट इज अ बिग सक्सेस फॉर इंडिया एंड फॉर ग्लोबल साउथ। व्हाट इज ग्लोबल साउथ? देखिए ये ग्लोब है, ग्लोब में यहाँ इक्वेटर जाता है, कई सारी कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर लगती हैं, कई सारी कंट्रीज इक्वेटर के नीचे लगती हैं। इन जनरल जो इक्वेटर के ऊपर लगने वाली कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएसए हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, रशिया वगैरह, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर वेल डेवलप्ड कंट्रीज, अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज लगते हैं। यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज और यूएसए कनाडा ये सब ऊपर लगती हैं, ठीक है। बट जो ग्लोबल साउथ एरिया है इक्वेटर से नीचे का, उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हो गई, साउथ एशिया की कंट्रीज हो गई, साउथ अमेरिका की कंट्रीज हो गई। तो इनकी एक वॉइस अब तक नहीं बन पाई, क्योंकि डोमिनेंस रहा वो हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज का, और स्पेसिफिकली जो नॉर्थ एरिया में लगती है यूरोपियन कंट्रीज का, उनका रहा। अब इंडिया इस टर्म को लेकर आया, एक नई टर्म को, ग्लोबल साउथ को, जिसमें हम बात करते हैं किस तरीके से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज का डेवलप करना है। तो इंडिया ने इस चीज को बढ़ाया आगे, और अफ्रीकन यूनियन का इसमें इंक्लूड होना ग्लोबल साउथ को आगे पुश करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो लगती हैं अफ्रीका की, वो ग्लोबल साउथ में ही आती हैं। नाउ इंडिया के लिए क्या मतलब है इसका? इंडिया का मूवमेंट है, इंडिया को स्टेज मिला है पहली बार 2008 से अब तक, फर्स्ट टाइम इंडिया को मौका मिल रहा था 21-22 में होस्ट करने का, बट हमने डिले करा, क्योंकि वी वर ट्राइंग टू प्रिपेयर कंप्लीटली, हम कंप्लीटली प्रिपेयर करना चाह रहे थे इसके लिए। और एक थोड़ा सा चेंजेस लेके आए हम इसमें, ठीक है, क्योंकि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जिसमें 125 कंट्रीज आती हैं डेवलपिंग वर्ल्ड की, उनके सबके कंसर्न उठाए गए। शुरू से ही अब तक उस चीज पे इंडिया ने फोकस किया है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो हैं उन पे फोकस किया जाए। इट्स द टाइम टू रिवाइव दोस कंट्री, हर एक में उनको साथ लेके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक कोई ऐसी वॉइस रेस नहीं करेगी थी स्पेसिफिक ग्लोबल साउथ, तो इंडिया इज लीडिंग दिस न्यू इनिशिएटिव। ये काफी एक अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी को, इंडिया के रोल को हाईलाइट करता है कंट्री के हमारे, और वी कैन से भारत के रोल को। तो ये सब हुआ। उसके अलावा
अफ्रीकन यूनियन का इसमें आना एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को शो करता है, विच इज बैलेंसिंग द पावर इन G20 इटसेल्फ। क्योंकि अभी मैंने आपको G20 कंट्रीज का बताया, अगर आप ध्यान से G20 कंट्रीज को देखें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब G7 की कई सारी कंट्रीज हैं। P5 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है, प्लस जापान और इटली, ये 2 कंट्री और लगती हैं। तो बाकी जो मेजर कंट्रीज हैं इसमें से 11 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि वेस्टर्न, और या फिर आप कह लीजिए मतलब वेस्टर्न अलायंस को शो करती है, डेवलप्ड कंट्री वाला जोन आ जाता है, चाहे वो यूएसए हो, EU यूके हो गया, फ्रांस हो गया वगैरह, ये सब जगह। तो अब जब अफ्रीकन यूनियन इसमें एंटर कर जाएगा तो ये बैलेंस होगा आके कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनका जो एक स्टैंड है G20 मीटिंग में वो इक्वल आ जाएगा, बैलेंसिंग अप्रोच होगी उसकी वजह से क्रिएट। देखिए ये क्या था, यहाँ दिया हुआ है इन्होंने पावर 11 में G7 आते थे। G7 में कौन होते हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, EU, रशिया, चाइना। Combined to the developing 10, Argentina, Brazil, India, Indonesia, South Korea, Mexico, Saudi, South Africa, Turkey, African Union, who make up the rest of the member. Finally, अब इसमें जो है वो ज़्यादा अफ्रीकन के आने से जो है डेवलपिंग वर्ल्ड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा इंडिया ने पॉपुलराइज करा, डेमोक्रेटाइज द G20 विद इन इंडिया, इनवाइटिंग इतने डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 125 कंट्रीज। सो वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की जो G20 की समिट हुई है, ये एक पार्ट में नहीं हुई, ये जनवरी से स्टार्ट होकर अब तक चल रहा है। इंडिया ने ऑलमोस्ट 1000 डेलीगेट्स बुलाए हैं 125 कंट्रीज के, 200 मीटिंग करी है 60 कंट्रीज से ज्यादा इस इवेंट में, ठीक है, जो कि अपने आप में एक डिफरेंट चीज थी, यूनिक चीज थी जो बाकी कंट्री नहीं करती हैं। पूरे साल G20 समिट चला, ये फाइनल था इसका, इसमें मेन लीडर्स आए हैं, बट बिफोर इट हर एक लेवल पे G20 समिट हुई है। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को इंडिया ने इनवाइट करा है किसी न किसी वे में, उनको गेस्ट बना के। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने इसका एक वे चेंज करा है जिसमें वी आर मेकिंग इट मोर डेमोक्रेटिक। G20 को डेमोक्रेटिक किस वे में, केवल 20 वही कंट्रीज नहीं, अलग अलग कंट्रीज के मेंबर्स को इनवाइट करना, इसमें वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, दे कैन ऑल्सो देयर वॉइस। उसके अलावा बात करते हैं हु इज हियर हु इज नॉट। दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि कौन इसमें था कौन इसमें नहीं था। जो इम्पोर्टेंट है वो 2 लीडर्स का है, विच इज रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट एंड शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट। उन दोनों का इसमें अटेंडेंस नहीं थी, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आई एम लीविंग दिस होल आर्टिकल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आए नहीं आए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हाँ रशियन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट मिस किया, तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, उन्होंने जो मिस किया क्यों करा, रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो पुतिन जी का तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से ही सैंक्शन लगे रशिया पे कई सारे, तो ही इज नॉट अटेंडिंग एनी मीट। तो उन्होंने पहले से डिनाई कर रखा था ही इज नॉट गोइंग टू अटेंड। देन कम टू चाइनीज प्रेसिडेंट। लास्ट ईयर जब बाली डिक्लेरेशन हुआ था G20 का इंडोनेशिया में, तो उस समय पे जो क्रिटिसिज्म किया गया रशिया का, तो चाइना ने कहा कि एक वेस्टर्न अप्रोच फॉलो कर रहा है G20, इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, यूएस इसको डोमिनेट कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं, और वो इस इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज कर रहे हैं। दैट वाज द रीजन कि चाइना, मतलब ये उन्होंने क्लियर नहीं करा, बट चाइनीज प्रेसिडेंट ने जो इसमें अटेंड नहीं करा, वो शायद ये रीजन हो सकता है कि वहां पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा है इस चीज में, और वो अगेन कोई ऐसा चाइना के या रशिया के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म पास करेंगे विच इज जियोपॉलिटिकल एंड अगेंस्ट द नेचर ऑफ G20 समिट इन इटसेल्फ। तो उनका आना could have broadened the scope of meetings, so उसका आउटकम बेटर हो सकते थे। बट जो मेन चीजें हैं जो भी डिसीजन मेकिंग हुई, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ ओवरऑल, तो उसमें चाइना ने अपना सपोर्ट दिया, क्योंकि चाइना इज हैप्पी कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज को इसमें रेस नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं जिस वजह से चाइना ने इसको स्किप किया था वो भी फुलफिल होता हुआ दिखता है। इट्स अ विन विन एक्चुअल में फॉर बोथ चाइना एंड रशिया, क्योंकि उसमें उनके अगेंस्ट कुछ बात नहीं करी गई। एंड दिस इज ऑल्सो विन विन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए विन विन इसलिए कि यहाँ पर इंडिया ने एक रियल अप्रोच शो करी कि हाउ वी कैन बैलेंस दीज पावर ब्लॉक्स। यूएस वॉज अगेंस्ट रशिया, यूरोपियन अगेंस्ट रशिया, और हम रशिया को भी एक तरीके से, रशिया से हम जो है इकोनॉमिकल डील कर रहे हैं, तो कैसे एक बैलेंसिंग अप्रोच लाके विदाउट क्रिटिसाइजिंग रशिया वी कंक्लूडेड द इवेंट लास्ट ईयर, जैसे नहीं जहाँ पे क्रिटिसिज्म के तौर पे इसको जियोपॉलिटिकल फॉर्म दिया जा रहा था। सो दैट्स ऑल अबाउट this today's article.
इन माय ओपिनियन आपको कुछ टाइम तक टच में रहना पड़ेगा। जो भी आर्टिकल या एडिटोरियल आते हैं, एटलीस्ट 5 to 6 आर्टिकल एडिटोरियल जो G20 से रिलेटेड आएंगे, उनमें ओपिनियन क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। अदरवाइज जो कुछ डिक्लेरेशन है, टर्मोलॉजी है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ओपिनियन जनरेट करना मेंस के अकॉर्डिंग, प्रीलिम्स के लिए अबाउट G20 इज इनफ, ट्रॉइका जैसे टर्म इज इनफ, और G20 के कुछ इनिशिएटिव, दैट्स इट। So this is all for today. Thanks for watching this video. Baki, if you want to watch these kind of videos, so you should subscribe my channel. और बाकी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।